राधे राधे बच्चों। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी की। ठीक है, एग्जाम्पल तो हो ही जाएंगे इसमें, आगे देखते हैं कहां तक जाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है आपका? व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विद रिस्पेक्ट टू अस, ठीक है, दैट द सोडियम लाइन एट दिस वेवलेंथ इज ऑब्जर्व्ड एट दिस। ठीक है, पहली तो बात आती है यहाँ पे स्पीड ऑफ गैलेक्सी की बात करिए। और सारी चीजें देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट है डॉपलर्स इफेक्ट। अब अगर हम डॉपलर्स इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट किस बात पे काम करता है? डॉपलर इफेक्ट इस बात पे काम करता है कि एक होता है सोर्स। अब वो सोर्स हो सकता है आपका लाइट का या साउंड का, और एक होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, ये सोर्स v वेलोसिटी से, या c ले लो आप, c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस वेलोसिटी से लाइट को भेजता है। ठीक है, और ऑब्जर्वर और सोर्स वो दोनों मूव कर रहे होते हैं। इनके बीच में यहां पर आप वेलोसिटी ऑफ vs बोल सकते हो सोर्स को, ऑब्जर्वर को vo, और इनके बीच में जो आती है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स v, वो होता है v सोर्स माइनस v ऑब्जर्वर, या v ऑब्जर्वर माइनस v सोर्स। वो आप किसको रेफरेंस लेके चल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक फ्रीक्वेंसी और आती है यहां पर, रेडियल फ्रीक्वेंसी, ओ रेडियल वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं मैं इसको। एक वेलोसिटी और आती है रेडियल वेलोसिटी, इसे वीआर से दिखा देते हैं। वो यही रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो ये रेडियल वेलोसिटी कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है, एक तो इस चीज पे ध्यान देंगे हम। दूसरा, अब यहां पर बात आती है, एनसीईआरटी ने जो इसके लिए फॉर्मूला दिया है वो ये है, रेडियल वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी अपीयर हो रही है माइनस जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दिया है, एक तो इस चीज को समझो। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पे v रेडियल डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यहां नेगेटिव साइन लगा लेना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। एक तो ये फॉर्मूला आता है आपका। दूसरा, अच्छा यहां पर पॉजिटिव का मतलब और नेगेटिव का मतलब क्या है, पहले जरा इस पे ध्यान देते हैं। पॉजिटिव आपकी वेलोसिटी तब है जब ऑब्जेक्ट दूर जा रहे हो, जब ऑब्जर्वर और सोर्स दूर जा रहे हो। जब ऑब्जर्वर और सोर्स दूर जा रहे होंगे तो आपकी रेडियल वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे, और नजदीक आ रहे हो या टुवर्ड्स, इस बात पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एक तो। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है आपका ये। तीसरा, इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया क्या है? वेवलेंथ। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में दी है वेवलेंथ 589 और नैनोमीटर, और वेवलेंथ डैश, दूसरी वेवलेंथ जो चेंज आया है वो है 589.6। ठीक है, तो हमने कहा कि यहां से चेंज इन वेवलेंथ आ गई, चेंज इन वेवलेंथ आ गई कितनी? 0.6। लेकिन चेंज इन वेवलेंथ का कोई फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास। यहां देखो, ये तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी से हमने रिलेशन निकाला था ये वाला। तो हम जानते हैं, यहां एक टर्म है क्वेश्चन में, यहां आइसोथर्मल नहीं लिखा, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली अगर है
तो हम यहां पर लेके चलेंगे PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब यहां पे, चलो केस छोड़ो इसको, आइसोथर्मल वाले केस को छोड़ो, आप इसको ये ले लो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन जानते हो आप? सी। अब देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखूं तो मैं जानता हूं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में वेवलेंथ सी होता है। सी क्या है यहाँ पे? एक कांस्टेंट, वो कितना है? 3 × 10⁸ वैक्यूम में, है ना? हाँ, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब डिफरेंशिएट करूं अगर मैं, तो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज, चेंज इन वेवलेंथ प्लस वेवलेंथ एज इट इज, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ गया 0। तो यहां से क्या आया हमारे पास? देखो, क्या यहां से वेवलेंथ का रिलेशन आता है? फ्रीक्वेंसी इंटू चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेवलेंथ इंटू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो अभी हमने फ्रैक्शन देखा था वो वेवलेंथ के साथ रिलेट कर रहा है। एक बात तो हम जानते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वैसे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अगर यहां से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, इसलिए माइनस का साइन आ गया। दूसरा, माइनस का साइन क्यों आया? वो डिफरेंशिएशन की कैलकुलेशन से भी दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो इसी फॉर्मूले को आप रिलेट कर लो लैम्डा बाय डेल्टा, ओ सॉरी, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा से। ठीक है, अब डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा हमारे पास, तो अब वो देखो क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। क्वेश्चन मांग रहा है कि व्हाट स्पीड शुड गैलेक्सी मूव, यानी कि वेलोसिटी रेडियल मांग रहा है आपसे। दे क्या रखा है? डेल्टा लैम्डा दे रखा है, लैम्डा भी दे रखा है, और मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट जानता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी रेडियल डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू चेंज इन वेवलेंथ अपॉन में वेवलेंथ, और यहां से आपके पास वेलोसिटी रेडियल आ जाएगी। अब तो हो जाएगा ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको। सबसे पहले ये फॉर्मूला जो एनसीईआरटी ने देख रखा है, डॉपलर्स इफेक्ट का क्या दे रखा है? वेलोसिटी रेडियल डिवाइड बाय वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी से आप कह सकते हो रिलेटिव वैल्यू फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और उसके आगे माइनस का साइन लगा रखा है। ये तो एनसीईआरटी ने इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने इक्वेट किया वेवलेंथ के साथ, हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। अब वेवलेंथ के फॉर्मूले के अंदर मैं इसको एक चीज से और इक्वेट कर रहा हूं, वो है कलर। अब ध्यान दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, हम थोड़ा सा आगे देख रहे हैं। कलर में हमारे पास दो कलर होते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड, और मैं जानता हूं जो वेवलेंथ है रेड की वो ज्यादा होती है वेवलेंथ ब्लू से। ये बात ठीक है? अब आपको थोड़ा सा 11th क्लास में जाना पड़ेगा और वो ध्यान देना पड़ेगा कि जब हमने डॉपलर्स इफेक्ट साउंड का पढ़ा था तो हमने एक बात देखी थी फ्रीक्वेंसी की। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और वो क्या कहती है कि अगर दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हो, नजदीक आ रहे हो, टुवर्ड्स हो, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है, और दूर जा रहे हो तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से छोटी होती है। इस बात पे ध्यान दो। अगर मैं ये कहता हूं कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अपीयर होगा, ऐसा ऐसा होता नहीं है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो दूर जा रहे हैं तो वो ऐसा अपीयर होगा कि वो कम हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। दो बातें ध्यान दो, नजदीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ये बातें हमने आपको बताई डॉपलर्स इफेक्ट में, जो 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहता हूं टुवर्ड्स में क्या होगा? अगर कोई चीज तुम्हारे नजदीक आ रही है तो क्या होगा? एक एक करके ध्यान देना। टुवर्ड्स में चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ डिक्रीज होगी। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटेगी। तो इसका नाम रख दिया हमने, ब्लू की तरफ जाएगा, ब्लू शिफ्ट।
अगर नजदीक नजदीक आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट, एक बात। दूसरी बात, अवे में चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, चेंज इन वेवलेंथ इंक्रीज, और वेवलेंथ इंक्रीज इसलिए उसको हमने बोल दिया और रेड की तरफ शिफ्ट होगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम अवे की बात करें तो धीरे धीरे दूर जाते आते हमें रेड अपीयर होने लगेगा और नजदीक आते आते वो ब्लू अपीयर होने लगेगा। ये अपीयरेंस हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर अवे होगा तो रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, अवे में रेडियल वेलोसिटी होगी पॉजिटिव और टुवर्ड्स में रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। देखो यहां पे आपकी दो बातें हो गई, एग्जांपल नंबर 10.1 हो गया और साथ में डॉपलर इफेक्ट में जितने फॉर्मूलाज आपके इस चैप्टर में लगते हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिए। वैसे डॉपलर इफेक्ट आपका ज्यादातर 11th क्लास में, ठीक है। अब एक बार इसको देख लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा है। अब आगे देखो, डॉपलर इफेक्ट में हमने किसकी बात करी, ठीक है। ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट देखो, ये आ सकता है वो कैसा अपीयर करेगा, तो जब वेव्स जो रिसीव हो रही है वो आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। अगर सोर्स जो है आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, तो कैसी, ब्लू, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, ब्लू कलर की वेवलेंथ आपको रिसीव होगी, ठीक है। और अगर दूर जा रहा है तो रेड कलर की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, सेपरेटिंग टू मीडियम, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एज द इंसिडेंट, ठीक है। अब वो कहता है मान लो एक मोनोक्रोमेटिक, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, एक कलर वाली, सिंगल कलर, या यूं बोलो जिसकी वेवलेंथ फिक्स हो, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, ठीक है। अब वो कहता है यहां पर एक मीडियम से एक लाइट आई, दूसरे मीडियम में गई, ये हुआ रिफ्रैक्शन, या वो इधर ही रिफ्लेक्ट कर गई। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराते कराते इस मीडियम में आई, इस मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट कराने का रीजन कौन है, ये लाइट। ये लाइट क्या लेकर आई अपने साथ, एक एनर्जी, और वो एनर्जी वो इसको देती है। अब इसी एनर्जी से ये रिफ्लेक्ट करता है और इसी एनर्जी से ये रिफ्रैक्ट करता है। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ना रिफ्लेक्शन के वक्त ना रिफ्रैक्शन के वक्त। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी में भी कोई फर्क नहीं आएगा, पहला केस, पहली बात देखने वाली। दूसरी बात, आप एक बात लिख लो कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस चैप्टर के लिए सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो बात कर रहे हैं वो लाइट का चैप्टर है। तो क्या ऐसा हुआ जो यहां से आ रहा था सोर्स वो चेंज हो गया, नहीं। अगर वहां से यहां आने वाला सोर्स चेंज नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होगी, यहां सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है, यहां क्या चेंज हुआ है, मीडियम। तो रिफ्लेक्शन में तो कुछ भी चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में ये लिख दो हर जगह, कुछ चेंज नहीं होता, ना मीडियम, ना फ्रीक्वेंसी, ना वेवलेंथ, ना एनर्जी, कुछ चेंज नहीं होता, ना फेज। लेकिन रिफ्रैक्शन में आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी और फेज और एनर्जी चेंज नहीं होते, कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, हाँ वही वाली बात, द स्पीड डिक्रीजेस, हाँ बता दिया क्यों डिक्रीज करती है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो उसको ज्यादा पार्टिकल्स मिलते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, खाली पेज है यहाँ पे, नहीं इसको यहीं पे ले लो बेटा, एक बार जरा ध्यान दो। मैंने आपसे कहा कि ये है एयर, ये है वाटर और भी कोई डेंसर मीडियम, तो आपको यहां से लेके यहां तक जाना है, ठीक है। टाइम आपका मैंने फिक्स कर दिया टी टाइम, तो आप कितना चलोगे, आपने कहा कि भैया टी टाइम में हम यहां से लेके यहां तक जाते हैं एयर में, लेकिन वाटर थोड़ा गाढ़ा है, हमें चलने में, हम चलते तो उतना ही है, अपनी तरफ से उतनी फोर्स लगाते हैं लेकिन कम चल पाते हैं, और यहां तो बहुत ही कम चल पाते हैं। तो हो क्या रहा है, डेंसर मीडियम में वो कम ट्रेवल करता है, टाइम उतना ही लगाता है, डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है, तो वेलोसिटी कम हो जाती है। देखो यहां डिस्टेंस x, टाइम t, यहां डिस्टेंस x से छोटा, लेस देन x डिवाइड बाय t, और यहां और भी छोटा, तो यहां हो क्या रहा है, यहां डिस्टेंस कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होने से स्पीड चेंज हो रही है। तो आप कहोगे जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा, लाइट के पार्टिकल का चलना मुश्किल होता जाएगा, लाइट के पार्टिकल का चलना मुश्किल होता जाएगा, तो क्या होगा, तो उसका वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी टाइम में, सेम टाइम में, इसलिए वो एक तो ये काम करेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और दूसरा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल अपने आप को बेंड कर लेगा, जिससे उसी जगह पे पहुंच सके। आगे सी पार्ट, इन द वेव पिक्चर, एक मिनट रुको पूरा नहीं होता, डज द, एक तो बात यहां तक हुई हमारी, डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाई अ रिडक्शन इन एनर्जी, क्या ऐसा लगता है आपको कि जो यहां पर स्पीड कम होगी उससे एनर्जी भी कम हो जाएगी? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एनर्जी का यहां पे रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ है, यहां पर कोई ऐसा सोर्स चेंज नहीं हुआ, वही सोर्स जो पहले था यहां पर था, उसी सोर्स की लाइट आप यहां पर भी रिसीव कर रहे हो रिफ्लेक्ट करते हुए, ठीक है, इसलिए एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। बी पार्ट में हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं डेंसर मीडियम में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं डेंसर मीडियम में, लेकिन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सी पार्ट, इन द वेव पिक्चर, अगर हम वेव पिक्चर की बात करें, यानी कि वेव के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इंटेंसिटी डिटरमाइन की जाती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड से, हाँ ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एक बात, ठीक है, लेकिन व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर, भाई हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में ये हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है, ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ड्यूअल नेचर में, ठीक है, और अब पढ़ेंगे 11वें चैप्टर में। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, वहां पर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, वहां पर लाइट पार्टिकल आकर इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता है, ठीक है, तो जितने लाइट पार्टिकल आते हैं उतने ही जाते हैं, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन या लाइट पार्टिकल। तो किस पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन पे, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। और यहां पर अभी अभी जो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें किस पे करती है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। इसको लिख दो क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2 कंटिन्यू, आगे चलते हैं, बस 3 ही पार्ट थे इसके। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, टू स्लिट्स आर मेड अप ऑफ 1 मिलीमीटर अपार्ट। अच्छा एक मेरी बात सुनो, ये दो स्लिट्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है मैंने आपको बताया था वो होता है छोटा डी, ठीक है, एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड, स्क्रीन जहां प्लेस की जाती है वो होता है बड़ा डी। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन मतलब बीटा, व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज यूज्ड, ठीक है। अब फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है लैम्डा डी बाई डी, बेटा फॉर्मूले याद कर लेना। देखो अब तुम सोचोगे भैया ने यहाँ क्यों लिख रखा है, मैं खुद भूल जाता हूँ, बड़ा डी ऊपर आता है छोटा डी ऊपर आता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, मेरा पेपर थोड़ी है, ध्यान रखना इस बात को। तो लैम्डा दे रखा है, बड़ा डी दे रखा है, छोटा डी दे रखा है, काम हो गया, ये रख
बड़ा डी, कहीं सोचो कि बड़ा डी नहीं दे रखा, 1 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, आसान सा क्वेश्चन है, दो स्लिट्स है, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है जिसे हम छोटा डी बोलते हैं, और स्क्रीन से उसका डिस्टेंस दे रखा है जिसे हम बड़ा डी बोलते हैं, और वेवलेंथ दे रखी है। ये तो था आपका एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 पे ही एग्जांपल नंबर 5 डिपेंड करता है, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। कहता है जो अभी आपने एग्जांपल नंबर 3 देखा, हाँ, व्हाट शुड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, ईच स्लिट मतलब एक स्लिट, बी टू ऑब्टेन 10 maxima of the double slit pattern within the central maxima of single slit pattern। अच्छा, अब इस बात को समझो। यहां कहता है अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया डबल स्लिट पैटर्न का, हाँ जी किया, इसके अंदर जो 10 मैक्सिमा आते, 10 मैक्सिमा मतलब मैक्सिमा का यहां फॉर्मूला होता है n लैम्डा डी बाई डी। ठीक, इसको पकड़ो। अच्छा, अब यहां पर 10 लैम्डा डी बाई डी दे दिया, और एग्जांपल नंबर 3 में से हम उसका लैम्डा ले लेंगे, कैपिटल डी ले लेंगे, छोटा डी ले लेंगे। ठीक है, ये है डबल स्लिट। एक है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल मैक्सिमा आता है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, अब इस सेंट्रल मैक्सिमा का क्या फॉर्मूला है, तो यहां हम इसको विड्थ को ए अपर्चर से दिखा देते हैं, जो वो मांग भी रहा है। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, उसको हम ए से दिखा देते हैं। ठीक है भैया, बता देंगे। वो सेंट्रल मैक्सिमा के इक्वल है, ये जो है ना, ये इक्वल है सेंट्रल मैक्सिमा के। अब सेंट्रल मैक्सिमा जो, एक बात तो ये कि 2y के बराबर होता है, एक y ऊपर एक y नीचे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये 2y के इक्वल होता है, और 2y यहां पे किसके इक्वल होता है, 2 लैम्डा डी बाय ए। अब 2 लैम्डा डी बाय ए। पहले मेरी बात सुनो, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक तो होती है आपकी ये छोटी सी स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, वो स्मॉल डी होता है। यहां पर सिंगल स्लिट में हम उसको बोल देते हैं हम ए, विड्थ ऑफ स्लिट, सिंगल स्लिट। ठीक है, वो विड्थ ऑफ स्लिट ही मांग रहा है अगर सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल हो 10 मैक्सिमास के। कौन से 10 मैक्सिमा, जो हमने 10.3 में देखे थे। 10.3 की वेवलेंथ है हमारे पास, डी है हमारे पास, लैम्डा है हमारे पास, वेवलेंथ सेम ही रखी है इसने, कुछ नहीं बदला, डी सेम ही रखा है, नहीं बदला, इसका मतलब कट जाएंगे। बदला क्या है यहाँ पर इसने, एक ये इसके 10 टाइम्स, और यहाँ जो अपर्चर है उसमें चेंज है, तो यहाँ से सब कुछ कट रहा है। 10 बाय छोटा डी इज इक्वल्स टू 2 बाय ए, आ जाएगा ए। ठीक है, ये है आपका एग्जांपल नंबर 5। एक पीछे क्वेश्चन छोड़ा है हम, उसको देखते हैं। देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। पहले तो इंटरफेरेंस फ्रिंज क्या है, वही आपकी फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है आपकी, लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। ध्यान रखो, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहली क्या है बेटा, ये एबीसीडी थोड़े से गड़बड़ है, तो मैं मार्क कर देता हूं, कहीं कोई क्वेश्चन छोड़ ना दूं। ए बी सी डी ई और एफ, और भी है क्या। ठीक है, ए क्या कहता है, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन इज मूव्ड मतलब डी। बीटा का डी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर डी मूव करी जाएगी, इंक्रीज करी जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। ये तो सीधा फॉर्मूले में दिखाई देगा। अगर आप स्क्रीन को ज्यादा दूर करोगे तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ती चली जाएगी, फ्रिंज विड्थ भी बढ़ती चली जाएगी। अगला, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रिप्लेस किया जाए एक और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से, लेकिन उसकी वेवलेंथ छोटी हो, तो वेवलेंथ के साथ रिलेशन निकालो। बीटा का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर वेवलेंथ डिक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगी। दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे थे, फॉर्मूला देख के खत्म हो गए। तीसरा पार्ट, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इंक्रीज। अब ये थोड़ा सा अलग है, सेपरेशन नहीं, ये भी सीधा है। अगर दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन में इंक्रीज करूंगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी। ये तीसरा पार्ट हो गया आपका। एक आंसर बी सी। डी पार्ट का है, द सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द टू स्लिट। अच्छा, ये समझो,
जब मैंने आपको कराया था तब मैंने आपको बताया होगा, ये दो स्लिट्स हैं, एक है S1 एक है S2, ये है सोर्स, इसका साइज होता है S और इसका डिस्टेंस होता है कैपिटल S। ठीक, एक तो इस बात को समझो। उसके बाद इस S बाय S का कम होना जरूरी है D बाय लैम्डा से, ये कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो दिक्कत है। तो यहां पर इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि क्या होगा अगर हम कैपिटल S को कम करें। क्वेश्चन में क्या पूछा, नजदीक लाए। ठीक है, नजदीक लाने का मतलब क्या है, कैपिटल S को कम करें। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट। ठीक है, तो क्या होगा। अब मैं पहले आपको एक एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूं, जरा ध्यान देना। एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखो। देखो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 millimeter and screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth is, अब देखो यहां पे ये y दे रखा है आपको, y कितना दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। अब y बोलो इसको या x बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूं ये क्या था। ये दो स्लिट्स है, ठीक है, और ये स्क्रीन है। तो ये जहां पर मिलते हैं वो P पॉइंट, तो ये होता था आपका x या y, याद आ गया। ठीक है, ये x और y मिल गया आपको। अब x और y का फॉर्मूला क्या था, ब्राइट के लिए n लैम्डा d बाय डी। अब यहां से लैम्डा क्या आया आपका, y d बाय n कैपिटल D। y है, d है, n है, d कैपिटल D है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां से आ गया आपका वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अच्छा, वेवलेंथ दे दी, पाथ डिफरेंस दे दिया आपको। अब इंटेंसिटी दी है उसने के, चलो गिवन लिखो, पाथ डिफरेंस है लैम्डा और इंटेंसिटी है के। ठीक है, ठीक है, तो वो कहता है एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। अगर इंटेंसिटी एक पॉइंट पर स्क्रीन पे जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वो हो के, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। चलो ठीक है, तो हमने कहा भैया पाथ डिफरेंस तो दे रखा है, मुझे इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस चाहिए। क्यों, देखते हैं क्या फॉर्मूला इंटेंसिटी का। देखो यहां देखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू I1 किस, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 cos फाइ। अब उसके लिए मुझे फाइ चाहिए, I1 I2 को तो मैं I ले लूंगा, ये भी बन गया आपका 2I। अब cos फाइ की वैल्यू रखने से मेरे पास इस I की वैल्यू आ जाएगी। इस I को मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूं, वो दे रखा है उसने के, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए फाइ, और फाइ का मतलब हो गया पाथ फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस का क्या है आपका, बताया था मैंने, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या है। अब यहां पाथ डिफरेंस को आप डेल्टा एक्स से दिखा दो,
फेज डिफरेंस को दिखा दिया डेल्टा इससे, ठीक है, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा मल्टीप्लाई में 2 पाई। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन ने, लैम्डा, तो लैम्डा बाय लैम्डा मल्टीप्लाई में 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा पाई। तो डेल्टा पाई की वैल्यू आपके पास 2 पाई आ गई। अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि भैया ये क्या है, ये काट दिया हमने। तो डेल्टा पाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 पाई। अब cos 2 पाई कितना होता है, मेरी बात सुनो, 2 पाई का मतलब होता है 360 यानी कि 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1। तो यहां से इसकी वैल्यू आई 2i प्लस 2i। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, k/4। इसको पकड़ के रखो, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, अगर पाथ डिफरेंस हो लैम्डा बाय 3, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स लैम्डा मल्टीप्लाई में 2 पाई, यानी कि लैम्डा बाय 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू में 2 पाई। तो कितना आ गया, 2 पाई बाय 3। अब पहले तो इसको पकड़ो, ये 2 पाई बाय 3 कितना है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 यानी कि 360 बाय 3 यानी कि 120, ठीक है। अब 120 कितना होता है, cos 120 कितना होता है, cos 120 को लिख सकते हो आप सेकंड क्वाड्रेंट में cos 180 माइनस 60, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये तो -1/2 आ गया। इसको पकड़ के रखो cos 120 को, और पुट करो इस फॉर्मूले में, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या बताई, -12। ये क्या है 2i i। ये वो i है जो मुझे निकालना है, इस बार i डैश कर दिया इसको। पहले वाला i तो आपका क्या आया था, उसको भी नाम दे देता हूं, i मत नाम दो, इसको दे दो आप i नेट, और अब क्या है i डैश। तो ये हो गया आपका कितना, ये 2 से 2 गया, 2i माइनस i यानी कि i, और i कितना आया था हमारा k/4। तो i डैश आता है आपका k/4। पकड़ो इसको, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है अ बीम ऑफ लाइट कोइंसाइडिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 650 और 520 नैनोमीटर, ठीक है। तो आपके पास यहां 2 वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है, is used to obtain interference fringe in a Young's double slit experiment, ठीक है। A, find the distance of the third bright fringe, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है, y n लैम्डा d बाई डी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये तो हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या कहता है, what is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both wavelength coincide। अच्छा मेरी बात सुनो, ये है d, ये है छोटा d। उसने कहा है कि दोनों अलग अलग, अच्छा वेवलेंथ दो अलग है, ठीक है, और क्या पूछा उसने, लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा। लीस्ट डिस्टेंस मतलब यहां मान लो यहां पर मिल रहा है वो, ये y, अब यहां पर ये y चेंज नहीं हुआ, ये छोटा d चेंज हुआ, कैपिटल D चेंज नहीं हुआ, यहां चेंज हुआ है आपका वेवलेंथ, दो अलग अलग वेवलेंथ है, एक बात। दूसरी बात, वो मांग क्या रहा है आपसे, n, क्या होगा कम से कम डिस्टेंस जहां पर कोइंसाइड कर रहे होंगे वो 2 ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। लीस्ट के लिए आपको एक चीज ध्यान दे लो भैया, यहां पर अगर आप n
1 लेके चलते हो 5, तो n2 होगा आपका 4 या 6, ये लीस्ट है, ठीक है। उनके बीच में सिर्फ एक का गैप होगा, एक बात। दूसरी बात, यहां पर ये जो फॉर्मूला है इसको लो, y n लैम्डा d बाय डी। अब इसमें क्या क्या चीजें सेम है, यहां पर y तो निकालना है, d और d चेंज नहीं हो रहे, तो सिर्फ n लैम्डा बचता है। तो आप कहोगे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 की इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहां से हमारे पास n1 बाय n2 आ जाता है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 और लैम्डा 1 आपको दे रखा है 520 और 650, वो वैल्यू रखो, उससे n1 n2 निकाल लो और उसके बाद y निकालो। अब y कैसे निकालोगे आप, y निकालोगे अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया n लैम्डा d बाय डी, तो d और d से तो परेशानी नहीं है, n1 लोगे तो लैम्डा 1 लोगे, n2 लोगे तो लैम्डा 2 लोगे, बस ये ध्यान रखना। कई बार बच्चा क्या करता है n1 n2 निकाल लेता है और उसके बाद गलती ये कर देता है कि वो n1 n2 पे, अब मैं बताया ना मैंने आपको, जहां वैल्यू जो आएगी आपकी ऐसे आएगी, या तो 4 आएगी, एक 4 आएगी, एक 5 आएगी, आ गई। अब यहाँ 4 लगा दिया, उसके साथ वेवलेंथ दूसरी वाली लगा दी, तो आंसर गलत आ सकता है, वरना इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इस पे ध्यान देंगे, रीड करो क्वेश्चन को एक बार। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ इज दिस, आपको एंगल दिया है थीटा, ठीक है। अब एंगुलर विड्थ से आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, पहले वो देखो। कैपिटल डी दिया है और वेवलेंथ दी है 600 नैनोमीटर, ये लो, ठीक है। अब यहां पर आपके एंगल का क्या फॉर्मूला आता है, लैम्डा बाय डी, इसका देखते यूज होगा तो व्हाट विल बी, कह रहा व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा है, जरा ध्यान दो। क्या आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाय आर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, म्यू 1 to 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा 1 फॉर स्मॉल एंगल, ये बन जाएगा थीटा 2 बाय थीटा 1, और थीटा 2 किसके लिए है, सेकंड मीडियम के लिए, और थीटा 2 ही वो आपसे मांग रहा है, तो वो बन जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1 मल्टीप्लाई में थीटा 1, और म्यू 2 बाय म्यू 1 इसमें क्वेश्चन ने कितना दे रखा आपको, 4/3, तो 4/3 आपको दे रखा है, तो वहां से आपका थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो एक तो ये गलती कर दी, थीटा 1 थीटा 2 नीचे लाते लाते उल्टा कर दिया, थीटा 2 और ये उल्टा हो जाएगा, ये लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये था 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, क्वेश्चन खत्म, म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP, ये ब्रूस्टर एंगल मांग रहा है आपसे, तो वो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ म्यू, ऐसा एग्जांपल भी करा था हमने, ये लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 आर्मस्ट्रॉन्ग falls on a plane reflecting surface, ठीक है। what are the wavelength and frequency of the reflected light, क्या होगी। अब देखो आपको क्या क्या चीजें दी है,
आपको दिए वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? रिफ्लेक्टेड लाइट में वेवलेंथ रहेगी सेम और फ्रीक्वेंसी होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द रिफ्लेक्टेड नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे? अब देखो किस एंगल के लिए आपको लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो इंसिडेंट रे से नॉर्मल होगी, 45 डिग्री पे, ठीक है। जरा चेक करो इसको, क्या ये 45 समझ में आया I इक्वल्स टू R के हिसाब से? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल में आपको। ZF पूछ रहा है, a स्क्वायर बाय लैम्डा। a दे रखा है आपको 4 mm और वेवलेंथ दे रखी है आपको 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहां पे हाँ आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज खत्म होती है, एडिशनल करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।